आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यानी एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अनिल नाम का पर्सन है और इसको अभी एबीसी मार्कर लिमिटेड ने अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो यानी अनिल एबीसी मार्कर लिमिटेड में डायरेक्टर है, अभी इस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। तो क्या कोई दूसरी कंपनी इसको अपना डायरेक्टर बना सकती है? क्या एक्स लिमिटेड इसको अपना डायरेक्टर बना सकती है? क्या फिर बाद में वाई लिमिटेड अनिल को अपना डायरेक्टर बना सकती है? यानी एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, कितनी कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए सेक्शन 165 के प्रोविजंस हैं कि एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो ध्यान से सुनना प्लीज। सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। आगे आएगी ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है वो भी बताऊंगा। ये मान लो ये भी एक डायरेक्टर ही होता है। तो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज की डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, 20 से ज्यादा नहीं। यानी एट द सेम टाइम आप मैक्सिमम 20 कंपनीज के डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। आप 20 से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। मैक्सिमम 20 कंपनीज के डायरेक्टर आप अपॉइंट हो सकते हो, 20 से ज्यादा नहीं। तो ध्यान से सुनो प्लीज। कभी कोई पूछे ना कि एक इंडिविजुअल कितनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, तो क्या बताओगे आप? मैक्सिमम 20 कंपनीज। लेकिन इस 20 में से पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 हो सकती हैं। जैसे अनिल को डायरेक्टर बनना है तो अनिल ऐसा हो सकता है कि अनिल 13 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन जाए, यानी 13 अलग अलग प्राइवेट कंपनी उनमें डायरेक्टर बन जाए, सही है, और 7 पब्लिक में डायरेक्टर बन जाए, तो टोटल 20 हो गई। ये अलाउ है। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। अनिल ये चाहे कि मैं 13 पब्लिक में डायरेक्टर बनूं और 7 प्राइवेट में, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल 20 से ज्यादा नहीं और इस टोटल में पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है और उस 20 में से जो पब्लिक कंपनी है वो मैक्सिमम 10 हो सकती है। इन 2 पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम? इन 2 पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो नो प्रॉब्लम। तो एक बार फिर ध्यान से सुने। एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर और इस 20 में से पब्लिक कंपनी मैक्सिमम कितनी हो सकती? तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ऐसी प्राइवेट कंपनी जैसे ये ए प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी प्राइवेट कंपनी, ध्यान देना प्लीज, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की, ये तो है तो प्राइवेट कंपनी, यदि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी दूसरी पब्लिक कंपनी की या तो सब्सिडरी है या होल्डिंग है, अरे ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी दूसरी पब्लिक कंपनी की या तो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी है, तो इस प्राइवेट कंपनी की डायरेक्टरशिप पब्लिक कंपनी वाली डायरेक्टरशिप में ही काउंट करेंगे। यानी जो ऐसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर होंगे तो ये मानेंगे कि वो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं, यानी उसको इस 10 की लिमिट में काउंट करेंगे सर। तो ध्यान से सुने प्लीज। एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, पहला पैराग्राफ। इस 20 में से पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 हो सकती हैं। और थर्ड पैराग्राफ बताता है कि जब ये पब्लिक कंपनी की लिमिट काउंट करो ना 10 वाली, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो या तो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडरी है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी की डायरेक्टरशिप को भी पब्लिक कंपनी की ही डायरेक्टरशिप मान के चलना है। और लास्ट पैराग्राफ है, हाँ, यदि आप किसी डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो,
देखो डोरमेंट कंपनी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसी कंपनी जो बिजनेस नहीं करती, यानी नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस। तो यदि आप किसी डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो तो वो 20 में काउंट नहीं होगा। तो यानी डोरमेंट कंपनी 20 से अलग हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब सेक्शन 1 के किसी भी पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम, प्लीज बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। एक अनिल नाम का पर्सन है, इसको एबीसी मार्कर लिमिटेड ने अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया। ये एबीसी मार्कर लिमिटेड कंपनी है। तो एबीसी मार्कर लिमिटेड ने अनिल को अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया, अभी अपॉइंट किया है, अपॉइंटेड ऑन जून 2021। अभी मान लो आप इसने अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो एबीसी मार्कर लिमिटेड ने जब अनिल को अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया ना, तो इस पर एक कंडीशन लगा दी। हाँ, जब कंपनी ने इसको डायरेक्टर बनाया तो बाद में एक स्पेशल रिजोल्यूशन, और कल मैंने आपको बताया था स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 75% शेयर होल्डर की कंसेंट। तो यहां पर कंपनी एबीसी मार्कर लिमिटेड के 75% शेयर होल्डर ने अनिल को जब डायरेक्टर अपॉइंट किया तो एक कंडीशन इंपोज कर दी कि यदि आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर रहोगे तो फिर आप हमारी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं रह सकते। माना कि एक्ट के अकॉर्डिंग आप 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो, लेकिन हमारी कंपनी का ये रूल है कि जो हमारा डायरेक्टर हो गया वो किसी और कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा। तो एक्ट ने तो 20 की लिमिट दी है, बट यदि कोई कंपनी चाहे तो, ध्यान से सुनना, यदि कोई कंपनी चाहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, यानी एक विशेष प्रस्ताव पास करके अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, और जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स है ना उसको कम कर सकती है। लॉ ने तो 20 बोला है, ये कंपनी चाहे तो बोल दे कि जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर होगा वो हमारी कंपनी के अलावा सिर्फ 5 कंपनी में और हो सकता है, 10 में और हो सकता है, 15 में और हो सकता है, या सिर्फ हमारी में ही होगा बाकी किसी में नहीं होगा। यानी 20 की जो लॉ ने लिमिट दी थी उसको आप चाहो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए उसको रिड्यूस कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? तो ये सब सेक्शन 2 पढ़ना प्लीज, कि सब सेक्शन 1 में जो भी प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी में बाय स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज। उस कंपनी का डायरेक्टर कितनी अदर कंपनीज में काम कर सकता है, तो यदि कंपनी के शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके चाहें तो अपने डायरेक्टर्स की डायरेक्टरशिप्स को लिमिट कर सकते हैं। ये फिर उस कंपनी के डायरेक्टर उतने नंबर ऑफ कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं जितना अलाउ होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब नोट पढ़ते हैं। यदि कोई डायरेक्टर ऊपर वाले प्रोविजंस का वोलेशन करे, यानी यदि आप 20 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होते हो या 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होते हो, यानी जो ऊपर सेक्शन 165 में लिखा है उसको फॉलो नहीं करते, तो उस पर्सन पर फाइन लग सकता है इतनी अमाउंट का। तो ये फाइन की अमाउंट है, ये आपको लर्न कर लेनी है। देखो फाइन के अमाउंट यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली इतने ज़्यादा सेक्शंस हैं कंपनी लॉ में, तो फाइन के अमाउंट याद जनरली नहीं रह पाएगी। तो कोशिश भी मत करना। फाइन की अमाउंट का जनरली कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। पढ़ाना इसलिए पड़ता है फैकल्टी को क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा ये। ठीक है, रीड आउट कर लिया करो। बाकी इसका जनरली एग्जाम में फाइन के अमाउंट को लेकर के क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज। तो ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का टॉपिक था।
यानी आपके लेसन 15 में एक पार्ट खत्म हो गया, और ये पार्ट था नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। चाहे इसमें मिनिमम डायरेक्टर हो, मैक्सिमम डायरेक्टर हो, वुमन डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स हो, ऐसे छोटे छोटे कई टॉपिक आपने स्टडी किए। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब ध्यान दीजिए आप, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक समझे उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनना। देखो ये चीज तो आप सब लोग जानने लग गए कि सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे ये कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, तो कंपनी पर्सन जरूर है लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आप जानते हैं कंपनी में कोई दिमाग नहीं होता। पर्सन जरूर है बट कंपनी में इंटेलेक्ट नहीं होता, कंपनी में माइंड नहीं होता है। तो इसलिए कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी के डिसीजन लेने के लिए दो अथॉरिटी होती हैं। ध्यान देना प्लीज। एक होते हैं कंपनी के मालिक, जिनको आप बोलते हो मेंबर्स। जो कंपनी के ओनर होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? मेंबर्स। आप शेयर होल्डर भी बोल देते हो बट कोशिश क्या करो कि मेंबर बोले, बात एक ही है। एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स की टीम। तो जनरली कंपनी के केस में कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? तो कुछ ऐसे फैसले हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ले सकते हैं। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो एम्प्लॉई, लेकिन कई ऐसे डिसीजन हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ले सकते हैं, उनको मेंबर से पूछने की जरूरी नहीं है। लेकिन कई ऐसे फैसले हैं जो कंपनी के मेंबर्स ही लेंगे। तो एक बात बताओ, कैसे पता चले कि सर कौन सी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है और कौन सी पावर शेयर होल्डर की है? भाई कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी के बिहाफ पर कोई डिसीजन लेना हो तो वो शेयर होल्डर लेंगे वो डिसीजन या डायरेक्टर्स लेंगे? क्योंकि हैं तो दो लोग, शेयर होल्डर्स जो मालिक हैं कंपनी के, और डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। ये मान लो यदि कंपनी एक कार है ना, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ड्राइवर हैं और ये शेयर होल्डर उस कार के मालिक हैं। आराम से अपनी कार की पिछली सीट पे बैठ गए। अब गाड़ी को ड्राइव करने का काम इनका है। तो एक बात बताओ, ड्राइवर के पास डिसीजन लेने की पावर है क्या? या जैसा गाड़ी का मालिक बोलेगा ड्राइवर वैसा ही करेगा? तो आप बोलोगे कि सर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो ड्राइवर खुद ले सकता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आगे ट्रैफिक सिग्नल रेड कलर का है, और ट्रैफिक सिग्नल जब रेड कलर का हो तो इट मीन्स रुकना होता है वहां पर। तो क्या ड्राइवर अपने मालिक से पूछेगा क्या कि साहब वो आगे ट्रैफिक सिग्नल रेड कलर हो रखा है, यानी रेड लाइट बोलते हैं अपन, तो मैं रुकूं या चलने दूं गाड़ी? तो ये कोई पूछने की बात है क्या? रुकना ही होगा। क्या ड्राइवर ये बात पूछेगा क्या अपने मालिक से? क्या पूछने की जरूरी है क्या? वो खुद ही फैसला ले सकता है कि रेड सिग्नल है तो गाड़ी रोक लो। ये फैसला ड्राइवर खुद ले सकता है या अपने मालिक से पूछ के गाड़ी रोकेगा? तो जनरली ये इंप्लाइड पावर है। तो ऐसे ही कंपनी के केस में कंपनी के बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, फिनिश प्रोडक्ट्स को बेचना, मार्केटिंग करना, तो कंपनी के बिजनेस को चलाने की जो रूटीन डिसीजंस हैं, जो डे टू डे डिसीजंस हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ले सकते हैं। बार बार शेयर होल्डर की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे डिसीजंस जो रूटीन डिसीजंस नहीं है, जैसे कि कंपनी का नाम चेंज करना हो। अब कंपनी का नाम कोई हर रोज चेंज होता है क्या? कंपनी का नाम चेंज करना हो, कंपनी के मेमोरेंडम में, कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ बदलाव करना हो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे अभी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है और उसको यहां से आपको इंदौर शिफ्ट करना हो, तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद नहीं ले सकते, बल्कि उनको फैसला लेने से पहले मेंबर से पूछना होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना अपना पार्ट नंबर 2, इसमें अपन
सबसे पहले सेक्शन 179 पढ़ेंगे, ध्यान देना एक एक करके, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में खूब काम आएंगे। सेक्शन 179 ये बताएगा कि कौन से डिसीजंस यानी कौन सी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर अपन आगे सेक्शन 180 भी पढ़ेंगे, 181 भी पढ़ेंगे, 182 भी पढ़ेंगे, ऐसे कई सेक्शंस आएंगे जिनमें अलग अलग पावर्स हैं। कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर से पूछ के लेंगे और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर से पूछे ले सकते हैं। तो आगे अब जो टॉपिक आएगा इसमें अपन 4-5 सेक्शंस कवर करेंगे, 179 हो, 180 हो, 181 हो, 182 हो, 183 हो। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 179। सेक्शन 179 बताता है, रीड आउट करते हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी शैल बी अनटाइटल्ड, यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अधिकार है टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज ऑथराइज टू एक्सरसाइज एंड डू। यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारे एक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं जो कंपनी कर सकती है। यानी कंपनी की मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग, आपको ध्यान है ना, जैसे जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हो आप तो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तो ऐसे ही जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में कंपनी बिजनेस क्या करेगी ये मेमोरेंडम में लिखा होता है, और जो मेमोरेंडम में बिजनेस लिखा है ना कंपनी वही बिजनेस करेगी। और आर्टिकल्स में वो बिजनेस कैसे करेंगे, डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स हैं, कौन से फैसले डायरेक्टर खुद ले सकते हैं, कौन से फैसलों के लिए मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा। तो जनरली कंपनी की मेमोरेंडम, कंपनी के आर्टिकल्स और एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रन करने के लिए जो भी उचित कदम उठाना हो तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उठा सकते हैं। बट याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो एक्ट के अगेंस्ट में हो, यानी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में हो, कंपनी की मेमोरेंडम या कंपनी की आर्टिकल्स के अगेंस्ट में हो। ऐसा कोई भी फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेंगे। सेकंड पैराग्राफ देखो, लिखा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर्स या शैल नॉट डू एनी एक्ट विच इज, कोई भी ऐसा एक्ट जो एक्ट के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के द्वारा ये लिखा गया है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग, देखो जनरल मीटिंग का मतलब होता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जनरल मीटिंग यानी मेंबर्स मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग हो तो डायरेक्टर्स मीटिंग। तो यदि कोई ऐसा डिसीजन जो कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लेना है, ये एक्ट में लिखा है या मेमोरेंडम में लिखा है या आर्टिकल में लिखा है, तो वो फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो मेंबर्स की मीटिंग में लिया जाएगा, यानी शेयर होल्डर की कंसेंट से लिया जाएगा। उसको छोड़ करके, यानी जो फैसला शेयर होल्डर्स की मीटिंग में होना है, ये एक्ट में लिखा है या मेमोरेंडम में लिखा है या आर्टिकल में लिखा है, तो इनको छोड़ करके बाकी कोई भी जो रूटीन डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना मेंबर की कंसेंट के ले सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी के जनरल मैनेजमेंट की वो सभी पावर्स हैं जो कि कंपनी के पास कंपनी के मेमोरेंडम और कंपनी की आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। यहां तक किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे सब सेक्शन 1 के दोनों पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। ठीक है, अब आता है सब सेक्शन 2। चलो एक बात बताओ, कंपनी के बिहाफ पर बैंक अकाउंट ओपन करना हो, कंपनी के बिहाफ पर रॉ मटेरियल परचेज करना हो, तो ये तो रूटीन डिसीजंस हैं। तो ये डिसीजंस कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेंगे। अब कंपनी का नया बैंक अकाउंट ओपन, आप सोचिए एक बार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपना नया बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो क्या शेयर होल्डर की मीटिंग होगी? पॉसिबल नहीं है। तो ये बैंक अकाउंट ओपन करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, ये रूटीन डिसीजंस हैं और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ले सकते हैं। लेकिन यदि कंपनी चाहे तो
और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। क्या पता कोई कंपनी अपनी कंपनी के लिए रूल बना दे, किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ये प्रोविजन लिख दिया कि हमारी कंपनी में जो भी बैंक अकाउंट ओपन होगा वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूव होगा तो ही ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कोई कंपनी यदि चाहे तो डायरेक्टर्स की पावर्स को विड्रॉ कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन फ्यूचर वो डिसीजन बिना मेंबर से पूछे नहीं लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट मालिक तो मेंबर है। तो हैं तो बैंक अकाउंट ओपन करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, ये रूटीन डिसीजंस हैं, बट कंपनी चाहे तो इन डिसीजंस को लेने की जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, तो कंपनी चाहे, कंपनी के शेयर होल्डर्स यदि फैसला लें तो बिल्कुल फिर वो पावर्स को विड्रॉ कर सकते हैं। बट जो एक्ट पहले हो गई, आज आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इन फ्यूचर हमारी कंपनी में जब भी बैंक अकाउंट ओपन होगा शेयर होल्डर की रिजोल्यूशन से होगा। हाँ, तो इन फ्यूचर होगा ना, अभी तक जो अकाउंट ओपन हो गए वो वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे। तो पढ़ना प्लीज कि कोई भी रूल या रेगुलेशन यदि कंपनी जनरल मीटिंग में बनाती है फर्दर किसी डिसीजंस के लिए, तो जो प्रायर डिसीजंस हैं, जो प्रायर एक्ट हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले ऑलरेडी डिसीजंस ले चुके हैं, तो उनकी वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी कंपनी ने रूल बना दिया कि इन फ्यूचर जो बैंक अकाउंट ओपन होगा वो शेयर होल्डर की रिजोल्यूशन से होगा। हाँ, तो ठीक है, इन फ्यूचर होगा, लेकिन अब तक जो बैंक अकाउंट पहले ओपन कर लिए गए हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ही किए हैं, तो वो इनवैलिड नहीं होंगे। फ्यूचर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करेंगे क्योंकि आपने पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन अब तक जो कर लिए वो इनवैलिड नहीं होंगे। तो बताइए प्लीज, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में प्लीज किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे सेक्शन 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर, कोई प्रॉब्लम यहां तक के टॉपिक में? नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अब सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में कुछ पावर्स लिखी हुई हैं, यानी सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग करके ले सकते हैं। यानी ये फॉलोइंग ऐसे डिसीजंस हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग करके और फॉलोइंग डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कोई सिंगल डायरेक्टर नहीं लेगा। ये फॉलोइंग जो डिसीजंस मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वो डिसीजंस हैं जो कोई एक डायरेक्टर नहीं लेगा, डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फिर ये तय होगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके लेंगे। तो पहला पॉइंट, यदि आपकी कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हुए हैं और आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, शेयर होल्डर्स की फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल ड्यू है ना, तो शेयर होल्डर से कॉल अमाउंट मांगना, यानी शेयर होल्डर से उनकी कॉल अमाउंट का नोटिस देना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नोटिस देना, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है। कोई अकेला डायरेक्टर शेयर होल्डर से कॉल अमाउंट नहीं मांग सकता, बल्कि वो शेयर होल्डर से कॉल अमाउंट मांगने के लिए पहले डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो डिसीजन होगा उसके बाद में नोटिस दिया जाएगा। तो शेयर होल्डर्स को कॉल करने का नोटिस देना हो तो पहले बोर्ड मीटिंग, अपनी कंपनी के शेयर्स बायबैक करने हो तो फिर बोर्ड मीटिंग, नए शेयर्स इश्यू करने हो, यदि आपकी कंपनी को नए शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू करने हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी, तो पहले बोर्ड मीटिंग, मनी बोरो करना हो, हाँ कंपनी को पैसे की जरूरी है, कंपनी को लोन लेना हो तो भी बोर्ड मीटिंग, या कंपनी में कई बार सरप्लस फंड होता है, जैसे कंपनी में इस साल अच्छा प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा सा सरप्लस फंड रखा है, तो चलो उस पैसे को जब तक कंपनी को जरूरी नहीं पड़े कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो यदि कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करना हो तो भी उसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग, या कंपनी के पास एक्सेस फंड रखा है और कंपनी वो पैसा लोन के रूप में किसी और को देना चाहती है, कंपनी लोन देना चाहती है, तो यदि कोई भी कंपनी लोन देगी या किसी के लोन के लिए गारंटी देना चाहती है तो भी पहले बोर्ड रिजोल्यूशन, कंपनी के P&L बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना हो तो भी वो बोर्ड मीटिंग में होगा, कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करना हो, मर्जर अमालगमेशन रिस्ट्रक्चरिंग करना हो, तो ये सारे फैसले
कंपनी की बोर्ड मीटिंग में लिए जाएंगे या किसी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करना हो। सर ये जे तक के पॉइंट हैं। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ बेटा ये 10 ऐसे डिसीजंस हैं ए से लग करके और ए से लग करके और ये जे तक के, ये 10 डिसीजंस हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे और वो भी बिना किसी बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग बुला करके। कोई सिंगल डायरेक्टर ये डिसीजंस नहीं ले सकता, सिंगल डायरेक्टर ये डिसीजन नहीं ले सकता। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? सेक्शन 179 के सब सेक्शन 3 तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो अब एक बात बताओ, डी पॉइंट में क्या डिसीजन था? ऊपर जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें डी पॉइंट किस चीज का है और ई पॉइंट किस चीज का है और एफ पॉइंट किस चीज का है? यानी जो सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में आपने जे तक के पॉइंट पढ़े तो उसमें एक तो डी वाला पॉइंट, एक ई वाला पॉइंट और एक एफ वाला पॉइंट, इन तीनों को दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान देना। डी पॉइंट है टू बोरो मनी, यानी कंपनी को यदि लोन की रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी मनी बोरो कर सकती है। ई पॉइंट है टू इन्वेस्ट द फंड, कंपनी के एक्सेस फंड को इन्वेस्ट करना हो। और टू ग्रांट लोन। ये 3 ऐसे डिसीजन हैं जिनको वैसे तो बोर्ड मीटिंग में ही इनके रिगार्डिंग फैसला होगा, लेकिन कंपनी लोगों ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को बार बार लोन लेना पड़ता है, तो हर बार बोर्ड मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो कई कंपनी क्या करती हैं, एक बोर्ड मीटिंग बुला लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में एक बोर्ड मीटिंग बुला ली अप्रैल में और किसी एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर दिया, या एक डायरेक्टर और सीएफओ और कंपनी के सीएसी, इन 3 लोगों की कमेटी बना दी, लोन कमेटी, और उनको ऑथराइज कर दिया कि अब ड्यूरिंग द ईयर 5 करोड़ रुपए तक का लोन कंपनी को जब भी जरूरी पड़े आप तीनों लोग फैसला लेना और ले लेना। तो अब बोर्ड मीटिंग नहीं होगी हर बार, एक बार बोर्ड मीटिंग करके आपने मनी बोरो करने की पावर डेलीगेट कर दी। तो ऐसा नहीं कि सारी पावर डेलीगेट हो सकती हैं, ध्यान देना प्लीज। एक तो डी पॉइंट टू बोरो मनी, एक ई पॉइंट टू इन्वेस्ट फंड और एक टू मेक लोन। बेटा ये 3 ऐसे पावर हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट कर सकते हैं। ये तीनों पावर्स में बी डेलीगेटेड। ये 3 ऐसी पावर्स हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डेलीगेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर किसको? तो ये किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी कंपनी के ऑफिसर को, या फिर कोई भी कमेटी बना करके, 2-3 लोगों की कमेटी बना करके भी आप इन पावर्स को डेलीगेट कर सकते हो। ध्यान देना, सारी पावर डेलीगेटेबल नहीं है। डी, ई और एफ, सिर्फ ये 3 ऐसी पावर हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट कर सकते हैं। तो फिर बार बार बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, फिर आपने जितनी पावर डेलीगेट कर दी वहां तक वो जो भी डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो डिसीजंस लेगी। तो आइए बेटा इसको स्टडी करते हैं कि प्रोवाइडेड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बाय बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके में डेलीगेट टू एनी कमेटी, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, टू द मैनेजर या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर, इनको डेलीगेट कर सकते हो। द पावर्स, कौन सी पावर? तो स्पेसिफाइड अंडर क्लोज D2F। अब बताओ आप D2F में कौन से आए? तो D2F का मतलब है क्लोज डी, क्लोज ई और क्लोज एफ। ये पावर आप डेलीगेट कर सकते हो जो भी टर्म्स कंडीशन के साथ। तो वैसे तो ऊपर वाली सारी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही करनी है और वो भी बोर्ड मीटिंग करके डिसीजन लेना है, लेकिन फिर ये एक नोट का पॉइंट है, एक एक्सेप्शन मान लो आप कि जो क्लोज डी, क्लोज ई और क्लोज एफ की जो पावर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फर्दर डेलीगेट कर सकते हैं। यहां तक के किसी भी टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे कोई प्रॉब्लम यहां तक के पॉइंट में? नो सर। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट और सुनो। सेक्शन 8 कंपनी,
अब आप बोलोगे सर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, कल भी डिस्कस किया था, फिर दोबारा बता देता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी होती ऐसी एसोसिएशन जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, यानी एसोसिएशन फॉर नॉन प्रॉफिट। ऐसी कोई कंपनी जिसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, जो एनजीओ नेचर की होती, तो उनके लिए एक्ट में कई जगह कई ऐसे सेक्शंस होंगे जिनमें उनको कुछ छूट दे रखी हैं, कुछ रिलैक्सेशंस दे रखे हैं, कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं। यहां पर भी एक बेनिफिट है कि ये जो डी, ई और एफ क्लोज वाली जो पावर्स हैं, अब ये पावर हैं तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हैं, तो ये पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बट आपने पढ़ा था ना कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको डेलीगेट कर सकते हैं। तो डेलीगेट करने के लिए बोर्ड मीटिंग होगी ना, नहीं, सेक्शन 8 कंपनी को मीटिंग करने की जरूरी नहीं है। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, वैसे मीटिंग के चैप्टर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन होता है ना, उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। ध्यान देना। अब बोर्ड रिजोल्यूशन कैसे पास होगी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन आप कैसे लोगे, तो दो रास्ते होते हैं, एट बोर्ड मीटिंग में, और एक होता है बेटा बाय सर्कुलेशन। जैसे अभी कोरोना काल के कारण मीटिंग नहीं हो पाती, अरे कंपनी के डायरेक्टर कोई एक जगह थोड़ी ना होते हैं, कोई बेंगलोर है, कोई चेन्नई है, कोई हैदराबाद है, कोई जयपुर है, कोई मुंबई है, हो सकता है मे बी आउट ऑफ इंडिया भी। तो मीटिंग करना हर बार पॉसिबल नहीं होता, बट कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है, और मीटिंग कर नहीं सकते क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, आ सकते नहीं, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो खुद एक्ट ने बोला है कि आने की जरूरी नहीं है। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करे, जो भी फैसला लेना है वो ड्राफ्ट करो और अपने सभी डायरेक्टर को ईमेल कर दो, और बाय ईमेल उनकी कंसेंट मंगवा लो। अब जो जो डायरेक्टर फेवर में हो, जो अगेंस्ट में हो, देख लो आप, यदि मेजोरिटी डायरेक्टर फेवर में हैं तो फैसला ले लीजिए आप। तो बिना मीटिंग के रिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो जो सेक्शन 8 कंपनी है वो अपनी डी, ई और एफ क्लोज वाली जो पावर्स हैं वो डेलीगेट करने के लिए जो रिजोल्यूशन पास करनी है, वो जरूरी नहीं कि मीटिंग में करे, वो बाय सर्कुलेशन भी कर सकती है। यानी बाकी कंपनीज को तो मीटिंग करना कंपलसरी है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी बाय सर्कुलेशन भी कर सकती है। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट है सेक्शन 8 कंपनी को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और सेम बेनिफिट मैंने आपको कल बताया था ना, जो आईएफएससी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जिनके लिए एक स्पेशल एरिया बना रखा है, उस एरिया में सिचुएटेड होंगी और अपनी टोटल बिजनेस का एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी कंपनीज के लिए भी सेम वही पॉइंट है कि वो अपनी पावर्स को, जो ऊपर जितनी भी पावर उनको एक्सरसाइज करने के लिए जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगी, वो जरूरी नहीं कि मीटिंग में हो, वो बाय सर्कुलेशन भी हो सकती है। तो ये था सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 कि कौन सी ऐसी डिसीजंस हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, और सबसे बड़ी चीज बोर्ड मीटिंग करके लेंगे। यहां तक के टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, प्लीज यहां तक के टॉपिक को बुक कर दो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे फिर आईएफएससी और सेज में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, सेज जो होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां तो आपका किसी भी नेचर का बिजनेस हो, आप कंपनी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आईएफएससी के केस में, आईएफएससी है सेज की तरह ही एक पर्टिकुलर बिजनेस एरिया, बट इसमें ओनली फाइनेंस सेक्टर की ही कंपनी आ सकती है, चाहे वो कोई बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, या जो भी स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, ऐसे जो लोग यहां पर आ सकते हैं। तो सेज की तरह ही है स्पेसिफिक एरिया, बट यहां पर किसी भी नेचर की कंपनी नहीं आ सकती, ओनली फाइनेंस नेचर की कंपनी ही अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है। कोई दिक्कत? नो सर। तो चलो एक बात बताओ, ये जो आपने ऊपर इतनी सारी पावर्स पढ़ी हैं सेक्शन 179(3) में, तो ये फॉलोइंग पावर्स हैं, ये सब डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे ना।
जे तक के पॉइंट्स थे। एक्चुअली जब अपन एक्ट पढ़ेंगे ना, बेयर एक्ट, तो यहां पर एक के पॉइंट और भी है, और उसमें लिखा हुआ कि एनी अदर डिसीजन जो कि और इन फ्यूचर प्रेस्क्राइब हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और भी ऐसे डिसीजन इस लिस्ट में ऐड कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐड किए भी हैं। तो एडिशनल प्रोविजन ध्यान से देखना। तो ऊपर वाले 10 पॉइंट के अलावा एज पर रूल 8 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014, इसके अकॉर्डिंग ये 3 डिसीजन और हैं, यानी ये 3 और डिसीजन हैं, इनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे, और वो भी बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करके। तो पहला फैसला है कंपनी के बिहाफ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना हो, कंट्रीब्यूशन देना हो। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे अंबानी ग्रुप हो, ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, इनको डोनेशन देते हैं, क्योंकि फिर इनकी सरकार बनेगी तो इनके फेवर के काम होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज की तरफ से डोनेशन मिलता है। अब नहीं तो कोई बोलता है ना भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो चाय बेचता था। अरे तो भाई ये जो रैलियां होती हैं, इसमें आप हेलीकॉप्टर में जाते हो, हेलीकॉप्टर में आते हो, तो वो कोई ऑफिस का काम तो है नहीं। तो फिर इन रैलियों में इतनी भीड़ लेकर के आना, हेलीकॉप्टर से आना जाना, इतनी सुरक्षा का खर्चा, तो ये सारा खर्चा भारत सरकार क्यों भुगते? ये तो आपकी चुनावी रैलियां हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देती हैं। जैसे अडानी ने अपना प्राइवेट जेट दे दिया बीजेपी को कि आप अपने नेताओं को बोलो कि हमारी इस एयरलाइंस में आराम से यात्रा करें। उसमें डीजल पेट्रोल अंबानी ने डलवा दिया। हाँ, तो अब आराम से आप वो रैलियां कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देना, तो ये फैसला भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, कोई अकेला डायरेक्टर नहीं लेगा। केएमपी का मतलब होता है बेटा की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको अपॉइंट करना या रिमूव करना, ये फैसला भी कोई एचआर मैनेजर नहीं लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी यदि कंपनी में सीएस अपॉइंट करना है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई एचआर मैनेजर कर ले, सीएस का अपॉइंटमेंट बोर्ड रिजोल्यूशन से होगा। आज रिलायंस इंडस्ट्री में पता नहीं कौन इंप्लॉय अपॉइंट होते हैं, कितने अपॉइंट होते हैं और कितने रिमूव होते हैं। क्या हर इंप्लॉय को अपॉइंट करने के लिए अंबानी जी मीटिंग करने बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी जब अपॉइंट करोगे तो बोर्ड रिजोल्यूशन से होगा। और जो आपका सेक्रेटरी ऑडिटर होगा या इंटरनल ऑडिटर होंगे, तो इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर जो आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स की ऑडिट करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी बोर्ड रिजोल्यूशन से होगा। तो ये ध्यान रखना प्लीज कि कौन से डिसीजन। तो 10 डिसीजन तो ऊपर थे, ए से लेकर के जे तक 10 तो वो हैं, और 3 डिसीजन ये हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं बेटा ये 13 बोर्ड रिजोल्यूशन से, ये 13 ऐसे डिसीजंस हैं जो बोर्ड रिजोल्यूशन से लिए जा सकते हैं। सिंगल डायरेक्टर ये फैसले नहीं लेगा, इनके लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगी, फिर ये फैसले लिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें से 3 ऐसे डिसीजंस थे, डी वाले पॉइंट, ई वाले पॉइंट और एफ पॉइंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी पावर को किसी और पर्टिकुलर डायरेक्टर को या कमेटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। ठीक है। अब ये एक सोल्व्ड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और इसको यहां पर सोल्व किया हुआ है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लोग रीड आउट करना, प्रॉब्लम होगी तो अपन डिस्कस करेंगे। और वैसे सोल्व्ड क्वेश्चन है तो ऐसा प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आता आपका सेक्शन 180। ये सेक्शन बहुत प्यारा है, इससे रिलेटेड एग्जाम में केस स्टडी जरूर आती है, और इस सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। क्योंकि आप चाहे सीएस बनने के बाद प्रैक्टिस में आना, यानी खुद का ऑफिस सेटअप करना,
और चाहे किसी कंपनी में आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी जॉब करना, ये प्रोविजन आपकी लाइफ में सेक्शन 180 सबसे ज्यादा काम आएगा। जो आपने ऊपर टॉपिक पढ़ा वो था सेक्शन 179। 179 में तो आपने ये पढ़ा है कि एक तरह से जनरल पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या फैसले ले सकते हैं। सेक्शन 180 भी यही है, लेकिन इसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी। सेक्शन 180 बोलता है कि ये फॉलोइंग डिसीजंस, जो अपन नीचे पढ़ेंगे, ये फॉलोइंग ऐसे डिसीजंस हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, लेकिन पहले मेंबर से पूछेंगे। 179 में अपन ने क्या पढ़ा, एक तरह से ओपन पावर दे दी थी। याद करो क्या था डी वाला पॉइंट, कि मनी बोरो करना, तो अब कितना भी मनी बोरो करना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर। तो सेक्शन 179 ने कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ओपन हैंड कर दिया कि आप जो चाहो फैसले लो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। लेकिन सेक्शन 180 ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की कि कुछ ऐसे फैसले हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेने से पहले मेंबर से पूछने होंगे। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेने होंगे, लेकिन पहले मेंबर की कंसेंट। तो सब सेक्शन 1 बताता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलोइंग पावर एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना, ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी फॉलोइंग ये वो डिसीजंस हैं जो अपन नीचे ए बी सी डी तक पढ़ेंगे, ये फैसले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स की कंसेंट से। यानी पहले कंपनी के मेंबर की मीटिंग होगी, और स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब फिर बता देता हूं, 75% शेयर होल्डर यदि कंसेंट देंगे तो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फैसले ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आप बोलोगे सर वो कौन से फैसले हैं, तो पहला पॉइंट, टू सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अंडरटेकिंग यानी एक तरह से एसेट्स, बिजनेस। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड, ध्यान देना प्लीज, आपकी कंपनी का नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड है, और जो आपकी जयपुर वाली फैक्ट्री है, जो आपकी जयपुर की फैक्ट्री है, इसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। जयपुर की जो फैक्ट्री है, अपनी लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब मिलाकर के 10 करोड़ रुपए की कीमत है, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस फैक्ट्री को बेचना चाहते हैं। नहीं, अपनी कंपनी की और भी 2-3 जगह फैक्ट्री हैं, लेकिन ये जयपुर वाली फैक्ट्री कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो सेल करना चाहते हैं, या लीज पे देना चाहते हैं, रेंट पे देना, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ यानी ट्रांसफर करना, या कोई और तरह से, जैसे इसको मॉर्गेज करना चाहते हैं, लोन लिया होगा उसके बदले में मॉर्गेज करना चाहते हैं। तो यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की किसी अंडरटेकिंग को, कंपनी की किसी डिवीजन को, कंपनी की किसी एसेट को, वर्ड बहुत अच्छा एक अंडरटेकिंग, यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की किसी एक अंडरटेकिंग को सेल करना चाहते हो, लीज पे देना चाहते हो, या किसी भी अदरवाइज मैनर में डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, तो ऐसा करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर की मीटिंग बुला करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब क्वेश्चन ही आता है सर, मान लो कोई बहुत पुरानी मशीन खराब हो गई हो, स्क्रैप हो गया हो बिल्कुल, अब उसको बेचना हो, तो क्या पुरानी कोई मशीन जो स्क्रैप हो चुकी उसको बेचने के लिए भी मेंबर की कंसेंट चाहिए क्या? तो ध्यान से सुनना, अंडरटेकिंग, अब क्वेश्चन ही आता सर अंडरटेकिंग किसे कहेंगे? तो अंडरटेकिंग का मतलब है ऐसी कोई एसेट, ऐसा कोई बिजनेस का डिवीजन, ऐसी कोई एसेट या ऐसा कोई बिजनेस का आपके डिवीजन जिसकी वैल्यू, पता है जिसकी वैल्यू कितनी हो, एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, यदि उस एसेट की वैल्यू आपकी जो टोटल
नेटवर्थ आपकी कंपनी की उसके 20% से ज्यादा हो। जैसे आपकी कंपनी की नेटवर्थ है फॉर एग्जाम्पल 30 करोड़ रुपीज, यानी अपनी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है 30 करोड़, और जयपुर वाली फैक्ट्री की नेटवर्थ कितनी है 10 करोड़, यानी पूरी कंपनी की कीमत 30 करोड़ है। और उस 30 करोड़ में से तो जयपुर वाली फैक्ट्री है इसकी कीमत कितनी है 10 करोड़, तो टोटल के 20% से ज्यादा हो गई ना, ये तो 33% के आसपास हो गई। अरे टोटल कंपनी की नेटवर्थ 30 करोड़ है और जयपुर वाली जो फैक्ट्री है इसकी वैल्यू कितनी है 10 करोड़, तो टोटल वैल्यू में 33% हिस्सा होगा ना जयपुर वाली फैक्ट्री का। हाँ, तो इस फैक्ट्री को यदि बेचना हो या लीज पे देना हो या चार्ज क्रिएट करना हो, मॉर्गेज करना हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले मेंबर से पूछेगी। और यदि जयपुर वाली फैक्ट्री की कीमत 1 करोड़ होती तो भाई टोटल नेटवर्थ 30 करोड़ है, लेकिन उसमें जो जयपुर की जो फैक्ट्री है, छोटी सी एक प्लांट है या जो भी मशीन है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो फिर ये टोटल नेटवर्थ के 20% से कम है। तो आपको इस केस में और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरी नहीं है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान देना प्लीज, ऐसा नहीं है कि कंपनी की कोई भी एसेट सेल करो और आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी होगी ना। कंपनी की अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि कंपनी का ऐसी कोई एसेट, ऐसा कोई डिवीजन या सब्सटेंशियल पार्ट या उस फैक्ट्री का वो पार्ट जिसकी वैल्यू कंपनी के नेटवर्थ के 20% से ज्यादा हो, या ऐसी कोई एसेट जिसका कंपनी की टर्नओवर में, कंपनी की टोटल टर्नओवर में 20% से ज्यादा का योगदान हो। यदि इस जयपुर की फैक्ट्री की सेल, आपकी पूरी कंपनी की जो सेल होती है ना टर्नओवर, उसमें से जयपुर वाली फैक्ट्री कीमत में कम है लेकिन 30% सेल, 30% प्रोडक्शन इसी फैक्ट्री से होता है आपका, हाँ, तो भी ये अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ जाएगी। और उस अंडरटेकिंग को यदि आप सेल करोगे या लीज पे दोगे या मॉर्गेज करोगे, तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले किसकी परमिशन चाहिएगी, शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए। तो दोबारा ध्यान से सुने, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं सर, कि क्या कोई भी एसेट सेल करने के लिए डायरेक्टर्स को हमेशा मेंबर की कंसेंट लेनी होगी क्या? तो ऐसा नहीं है। यदि डायरेक्टर लोग सेल करना चाहते हैं, लीज पे देना चाहते हैं या किसी और मैनर में डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, या तो पूरी अंडरटेकिंग या अंडरटेकिंग का कोई पार्ट, यानी कंपनी की कोई पर्टिकुलर, और यदि एक से ज्यादा फैक्ट्री हैं, होता है किसी कंपनी में 3-3, 4-4 फैक्ट्री हैं, तो उनमें से कोई एक प्लांट या एक अंडरटेकिंग आप सेल करना चाहते हो, तो आपको पहले मेंबर से पूछना है। अब बार बार वर्ड आ रहा है अंडरटेकिंग, तो यहां पर अंडरटेकिंग का मतलब है कि ऐसी कोई डिवीजन, ऐसा कोई बिजनेस यूनिट जिसमें जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो टोटल नेटवर्थ के 20% से ज्यादा है, या ऐसा कोई डिवीजन जिसकी टोटल टर्नओवर में 20% से ज्यादा योगदान है। ऐसे कोई डिवीजन को, फैक्ट्री को, प्लांट को यदि आप सेल करना चाहते हो तो आपको पहले मेंबर की कंसेंट लेनी होगी, और वो भी कितनी कंसेंट लेनी होगी, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी। बताइए आप, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 के क्लोज ए में कोई दिक्कत? अरे क्लोज ए में कोई दिक्कत प्लीज? अरे सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 के क्लोज ए में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। मनु एंड कंपनी, किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ध्यान देना प्लीज। कंपनी का नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड, और जो आपकी जयपुर की फैक्ट्री है, जो अपना जयपुर वाला प्लांट है, उसकी नेटवर्थ है फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपीज, ठीक है। और कंपनी की जो टोटल नेटवर्थ है, तो कंपनी की टोटल नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब ये जयपुर प्लांट अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में कवर हो गया ना, क्योंकि जयपुर प्लांट की वैल्यू
कितनी है, टोटल नेटवर्थ के 20%। अब टोटल नेटवर्थ तो 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ का 20% कितना होता है, 6 करोड़। और अपने जयपुर वाले प्लांट की वैल्यू कितनी है, 10 करोड़। तो यानी 20% से ज्यादा है ना, कंपनी की नेटवर्थ के 20% से ज्यादा जयपुर वाले प्लांट की वैल्यू है, अरे है ना। और अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस जयपुर वाले प्लांट को सेल करना चाहते हैं। तो आपको ध्यान है, सेल करने से पहले एसआर पास होगी, क्योंकि इस अंडरटेकिंग की वैल्यू नेटवर्थ में 20% से ज्यादा है, तो पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगी ना। तो जब ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगी, कंपनी के शेयर होल्डर आएंगे मीटिंग में, शेयर होल्डर ये फैसला करेंगे कि ठीक है भाई, हमारा जयपुर वाला प्लांट प्रॉफिट में नहीं है, उसमें रेगुलर लॉस होता है, जिसके कारण पूरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर उसका असर पड़ता है, तो हम उसको बेचना चाहते हैं। तो अब वो किसको बेचेंगे और कितने में बेचेंगे? सेल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको सेल करेंगे, कितने रुपए में सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे, ऑक्शन करेंगे या प्राइवेटली सेल करेंगे? अब ये सारी टर्म्स कंडीशन कौन बताए? तो फिर यहां पर ये स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास होगी, तो एक नेक्स्ट पॉइंट पहले पढ़ा देता हूं, ध्यान देना प्लीज। ये सब सेक्शन 4 है इसी टॉपिक का, कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन आप सेक्शन 181A में पास करेंगे, तो उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं। यानी शेयर होल्डर चाहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये डायरेक्शंस दे सकते हैं कि ठीक है, आप जयपुर प्लांट सेल कर दो, लेकिन कम से कम 15 करोड़ में करना। बायर कोई ना कोई राजस्थान का ही बंदा होना चाहिए, बायर खुद एक कंपनी होनी चाहिए, ऑक्शन ही करना, प्राइवेटली सेल मत करना। तो कंपनी के शेयर होल्डर जब अपनी कंसेंट देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो साथ में वो अदर कंडीशंस भी इंपोज करवा सकते हैं। और एक बात बताओ, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना शेयर होल्डर से पूछे और इस फैक्ट्री को सेल कर दें, तो यानी ऐसी कोई एसेट जिसमें एसआर पास करनी थी, क्योंकि उसकी वैल्यू नेटवर्थ में 20% से ज्यादा थी, लेकिन मान लो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए और उस एसेट्स को सेल कर दें, और कोई जना खरीद ले, कोई भी बायर गुड फेथ में परचेज कर ले, जबकि एसआर पास हुई नहीं है। तो देखना, आप सब सेक्शन 3 ने बोला है कि सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज ए में बोला था ना कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यानी इस प्रोविजन से उस बायर का टाइटल इफेक्ट नहीं होगा, यानी जो भी बायर होगा उसका टाइटल इफेक्ट नहीं करेगा। यदि उसने गुड फेथ में बाय किया है तो उसका टाइटल इफेक्ट नहीं करेगा। अब यहां पर यदि कोई नुकसान हुआ है शेयर होल्डर को, तो वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनसेट करेंगे, बट उससे जिसने भी उस प्रॉपर्टी को बाय किया है, लीज पे लिया है, उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। और यदि आपकी कंपनी की वो एसेट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यदि आपकी कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना है, तो भी आप पर सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए अप्लाई नहीं होगा। तो यहां तक के टॉपिक में बताइए प्लीज, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में आया हो। सेक्शन 180 अभी थोड़ा सा बच गया, इसको फिर और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो करवाया है जितना सब सेक्शन 1 का क्लोज ए और साथ में ये सब सेक्शन 3 एंड 4, यहां तक के टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो तो आज